हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 2016 के पेपर को। इससे पहले हमने 17 से लेकर के 23 तक के सारे पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बाकी सारे वीडियोस को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसा आप सबको पता है कि आपकी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा अब वो जो 17 मार्च को होनी थी वो टल गई है, और इसी कारण मेरे वीडियोस भी कुछ लेट में आपको मिल रहे हैं। हालांकि वो परीक्षा अब आपकी जुलाई में प्रस्तावित की गई है और वो जुलाई में अवश्य ही हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब आप लोग पीवाईक्यूज के तहत जरूर करते चलें, क्योंकि यूपी पीसीएस में सीसैट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 30 से 35 सवाल आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के आते हैं। ठीक है। और आप अगर पिछले 10 से 12 सालों के सारे पीवाईक्यूज देख लेंगे तो वहीं से सवाल आते हैं। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सबसे पहले 2023 का पेपर देखेंगे आप लोग, उसके बाद 22, 21 ऐसे करके बैक में देखेंगे, क्योंकि उसमें शुरुआती पेपर्स में मैंने आपको बताया है, उसकी थ्योरीज पढ़ाई है और ये भी बताया है कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने। ठीक है। तो चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी क्या होती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी है और वो कुछ भी कर रहा होता है काम, और अचानक से अपनी जो पेन है उसको मेज पे पटक देता है, तो यह उस अधिकारी की क्या प्रदर्शित करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उसके क्रोध को प्रदर्शित करता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर पेन पटक देता है, वरना पटकेगा क्यों, आराम से रखेगा, तो इसमें आपका वो एंगर हो जाएगा, यानी कि वो अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है। ठीक है। हालांकि ऑप्शन से वो उसकी थकावट नहीं होती, थकावट में पेन पटकेगा नहीं, उलझन भी नहीं होती है और अरुचि भी नहीं होती है। ओके। तो यही चीज इसकी व्याख्या में भी लिखी गई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व की भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस में होती है, यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सर्वप्रथम किसने होती है। क्या वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में होती है, यानी कि अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। यहाँ पे आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ये यहाँ पे जो आपका सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल लिखी गई है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इंट्रापर्सनल स्किल। ठीक है। अंतः वैयक्तिक और वो है अंतर वैयक्तिक। ठीक है। और अगला है लघु समूह संप्रेषण, और दूसरा है डायडिक कम्युनिकेशन यानी कि द्विकीय संप्रेषण, और अगला है आभासीय यथार्थ संप्रेषण। तो इसमें जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो उसकी उत्पत्ति जो है वो होती है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर आपका ग्रुप छोटा है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में आप लीडरशिप क्वालिटी मतलब सर्वप्रथम उत्पत्ति नहीं होती। सर्वप्रथम कब उपलब्ध होगी, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि नेतृत्व की भूमिका सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि अचानक से आपका नेतृत्व किसी एक दिन में नहीं जगेगा। यानी कि आप अगर अचानक से कहीं भी बड़ी रैली में या बड़े समूह में आपको पहुंचा दिया जाएगा तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। सर्वप्रथम आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है छोटे छोटे समूहों में। ठीक है। जिन लघु समूह में होती है, और उसके बाद आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती जाती है। फिर आप बड़ी बड़ी सभाओं को और बड़े बड़े समूहों के बड़े बड़े मतलब संगठनों को नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें पूछा गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम लीडरशिप क्वालिटी कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा रुक करके इसीलिए समझा देता हूँ ताकि एग्जाम में आप ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर वैयक्तिक कौशल, यानी कि ये इंटरपर्सनल स्किल के बारे में सवाल है कि अंतर वैयक्तिक कौशल क्या है, दूसरों के साथ काम करने में सर्वाधिक किस में होता है। ठीक है। अगला है ऑप्शन है उपलब्धता, संस्थिति का मतलब होता है स्टेटस, पावर और एबिलिटी। यहाँ पे इंग्लिश वाला टर्म पढ़ लिया करिए आप लोग, वो ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो दूसरों के साथ काम करने की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है। ठीक है। यानी कि योग्यता जो आपकी है, जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है कोई, ठीक है, एबिलिटी नहीं, तो आपके पास शक्ति कितनी भी हो, आपकी उपलब्धता कितनी भी हो और आपका स्टेटस कुछ भी हो, आप दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको दूसरों के साथ काम करने के लिए योग्य होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब आप देख रहे हैं, अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे हैं तो 2020 के बाद जो इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा टफ आ रहे हैं। और अब उस समय जो पूछा जाता था तो एक तो अब
अब क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे वो बहुत ही वन लाइनर थे और ऑप्शन में बहुत सिंपल सिंपल से होते थे कि आप एलिमिनेट कर आसानी से कर लेते थे। लेकिन अभी जो 23, 22, 21, 20 के आप पेपर देखेंगे उसमें जो लेवल आ रहा है वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन का आ रहा है और मेनली अब वो कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, खैर हमको तो सारे पेपर पिछले 10 सालों के कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए हम इसको आगे कराते हैं आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप गंभीर रहते हैं? नहीं। आप अगर आपके जो अपने कलीग्स हैं, कोवर्कर हैं, उनके साथ गंभीर तो नहीं रह सकते। मुस्कुराते रहते हैं? ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप मुस्कुराते हैं अगर होता तो ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है कि मुस्कुराते रहते हैं, यानी कि आप 24 घंटे मुस्कुराते ही रहते हैं, हर टाइम एवरी सिंगल मोमेंट मतलब स्माइल ही करते रहते। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने कोवर्कर के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें। और तीसरा है उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे या कोई समूह होगा, वहाँ पे आप समर्थन में हमेशा नहीं मुस्कुराएंगे, कभी विरोध भी होगा। ठीक है, अगला है सही समय पर मुस्कुराते हैं। ये एकदम एग्जैक्ट बात लग रही है और आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या में भी वही सब लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन है, संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, अदाताओं का मतलब होता है ट्रांसमिशन, बहुत सारे अदाताओं के साथ। अब कहने का मतलब ये है, इसमें संचार का वह साधन आपसे पूछा गया है, जैसे कि एक मान लो ये ट्रांसमिशन है। ठीक है, मतलब ये एक सेंटर है, केंद्र है, और यहाँ पे अलग अलग ट्रांसमीटर हैं, यानी कि अलग अलग उनके केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, जहाँ पे ये एक ही सूचना एक साथ अलग अलग जगहों पे पहुंचा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं ये पूछा गया आपसे। तो एकदम सिंपल सा है कि वो इन ग्रुप कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पहुंचा रहा है तो ग्रुप के बीच, इन ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर नहीं, ये तो अलग अलग जगह पे जा रहा है। क्या वो मास कम्युनिकेशन है? ये एकदम सही बात है और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल तो बिल्कुल नहीं होगा और इंटरपर्सनल भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच की बात होती है। ठीक है, और यहाँ पे अनेक सारे पदार्थों की बात की गई है, तो वो मास कम्युनिकेशन का आधार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः क्या समझा जाता है? ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है और बात बहुत ही मतलब यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है कि जो क्लासरूम में संप्रेषण होता है छात्रों और मतलब टीचर्स के बीच और टीचर्स के बीच, ये सब जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे सवालों को आपको एकदम रट लेना, वहाँ पे दिमाग नहीं, मतलब वहाँ पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे वन डे टाइप का, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आपको सब सारे सही लगने लगेंगे, क्योंकि वो इफेक्टिव भी होता है, कहीं ना कहीं भावात्मक भी होता है। कई बार टीचर्स भावुक हो जाते हैं और बच्चे भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको याद रखना कि वो जो कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम वाला, वो कॉग्निटिव होता है, यानी कि संज्ञानात्मक होता है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लासरूम का कम्युनिकेशन कॉग्निटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जब वहां होता है। अब ये आप लोग ना हिंदी का टर्म पढ़ के आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ, संकूटक कूटभंजक, इंग्लिश वाला पढ़ा करिए कि इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज। ठीक है, यहाँ पे आप जो सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है, यानी कि ये एक सर्कल है। ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु है और यहाँ पे लोग बैठे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और इन सब का मुख केंद्र की तरफ है। ये कम्युनिकेशन की बात पूछा गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो आपका इनकोडर होता है, संकूटक का मतलब होता है इनकोडर, इनकोडर का मतलब होता है जो संदेश भेज रहा होता है और जिसके पास पहुंचता है और वो जब उसको इनकोड करता है। ठीक है, वो प्रक्रिया इनकोडर कहलाती है। और ये पूछा गया है कि इनकोडर कब डिकोडर हो जाता है? ठीक है, जो संदेश एक प्रेषक भेजता है, ठीक है, वो जब उसके पास पहुंच जाता है वो इनकोड होता है और उसके बाद वो डिकोड करता है उस चीज़ को। ठीक है, तो जो आपका संदेश है वो इनकोडर हुआ और जो भेजा गया, जो मतलब उस संदेश को प्राप्त कर रहा है वो डिकोडर हो जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल वाला कम्युनिकेशन जो इस पर लागू होगा इसका वो इसका वही मतलब घूम फिर के वही आ जाता है। तो पूछा गया है कि इसमें कब आपका इनकोडर डिकोडर में बदल जाता है? तो वो जो बदल जाता है
इसमें जो इसका सही जवाब वैसे अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब होता है फीडबैक, यानी कि जो आपका लास्ट में एकदम प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक है। हालांकि आयोग ने इसका जो उत्तर है वो डी माना था, बैरियर या अवरोध को, यानी कि जब आपका जो सिंपल सा सर्कुलर कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें अगर कोई बाधा आ जाती है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन इस पे चला जाता है, इसका इस पे चला जाता है, इस आधार पे आयोग ने डी माना था। हालांकि बाद में क्या मतलब ये उत्तर गलत था, क्योंकि आयोग भी आपको पता है उसके अपनी आंसर की में बहुत सारे उत्तर गलत देता है, फिर वो रिवाइज्ड आंसर की जारी करता है, ठीक है। तो वो सब बातों की अलग बात है। खैर आपको याद रखना है कि वर्तुल संप्रेषण में संकोटक कोडभंजक हो जाता है जहां पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, क्योंकि प्रतिपुष्टि की उपस्थिति से लूप निर्मित होगा व वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो फीडबैक है वो आपका सही जवाब होगा। आपको सही जवाब पे जाना है क्योंकि अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको अगर ये सीरीज मेरी अच्छी लग रही तो आप लोग इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। जो भी यूपी पीसीएस की आप लोगों की जानकारी में लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मतलब पता चले हाँ ठीक है मेरा जो काम है वो ठीक चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि टेलीफोन द्वारा संप्रेषण क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो क्या होता है, वो कौन सा संप्रेषण होता है? क्या वो लीनियर होता? नहीं। क्या वो अरेखीय होता? नॉन लीनियर? नहीं। क्या वो मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन यानी कि यांत्रिक होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन, आपका टेलीफोन क्या है? एक मशीन ही है, यंत्र है, तो उससे बात किया जाता है। इसीलिए सिंपल सा जवाब वर्तुल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है यांत्रिक संप्रेषण का। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युतीय अथवा रेडियो संकेतों में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे मौखिक संप्रेषण जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ओरल, ठीक है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? आप क्या कहते हैं? नहीं। आप इसे कैसे कहते हैं? आप इसे कहाँ कहते हैं या इसे कब कहते हैं? अब ऐसे सवालों में, चूंकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सवालों को आप देखें तो ऐसे सवालों में आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन देख के मेन एग्जाम में। ऐसे पढ़ने में सुनने में तो आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता ना। लेकिन अब अगर ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप कैसे कहते हैं। ओरली अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट तो कहने का तरीका होता है ना। जैसे कि आप सबने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शायराना अंदाज में एक आपको बात बताता हूँ कि वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कब कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आप इस शायरी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी बात को कैसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कहाँ कहते हैं, कब कहते हैं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे कहते हैं ये मायने रखता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण बाधा क्या है। तो ये आप सबको पता है, विनम्रता तो बिल्कुल बाधा नहीं होती, विनम्रता तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी संप्रेषण के लिए। इंटरेस्टनेस जो है, रुचि है, वो भी ज़रूरी होती है, एकाग्रता भी ज़रूरी होती है। लेकिन जो खराब श्रवण है, यानी कि सुनने वाला है, आप कुछ बोल रहे हैं और सुनने वाले लोग अच्छे से सुन ही नहीं रहे, पुअर लिस्निंग है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बैरियर बन जाता है, यानी कि बाधा बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बार मतलब हर साल वो लोग कोई एक टॉपिक उठाते हैं जिससे 3 से 4 सवाल पूछते हैं, और 16 के पेपर में इन्होंने मौखिक संप्रेषण पे काफ़ी सवाल पूछे। तो आपका क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। लंबे वाक्य के प्रयोग की नहीं, ये गलत होगा। अगर बहुत लंबे वाक्य बोलेगा वक्ता तो सुनने वाले का उससे जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। विदेशी शब्दों का प्रयोग करेगा तब भी कनेक्शन टूटेगा, जटिल शब्दों से भी कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन अगर वो सिंपल लैंग्वेज रखेगा, सरल भाषा प्रयोग करेगा, तो उस पर ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है, ठीक है। तो अपने सहयोगियों और जो अधीनस्थ हैं उनके साथ आप कोई संवाद स्थापित करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आवश्यकता अनुसार औपचारिक संवाद नहीं, ऐसा नहीं है। स्पष्ट और ध्यानपूर्वक संवाद, ऐसा भी नहीं है। वो अनौपचारिक अंतर संचार, ये सही हो जाएगा। इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन, देखिए आप सबको पता है, आपके जो जूनियर्स होते हैं या आपके जो पड़ोसी होते हैं उनसे आप बहुत फॉर्मली मिलेंगे
औपचारिक बातचीत करेंगे, बहुत ही स्पष्ट क्लियर कट बात करेंगे, तो आपके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहेंगे। आप उनसे अगर बहुत अच्छे रिश्ते बनाने चाहते हैं, बहुत अच्छा संवाद करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ फैमिलियर हो, और फैमिलियर होने के लिए आपको इनफॉर्मल होने पड़ेगा। 24 घंटे आप फॉर्मल वे में रहेंगे तो फिर आपका संवाद अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसा होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन होता है वो सही हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे फोर्थ ऑप्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से समझना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गंभीरता से ही समझें। कई बार मजाक मजाक, जैसे एक कहावत है कि दुनिया के अधिकांश सच मजाक में ही बोले जाते हैं, वो वाली बात भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इसमें शायद 12 सवाल पूछे गए थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। अब हम डिसीजन मेकिंग और एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि हम अपने इस सेक्शन में न सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के बल्कि डिसीजन मेकिंग वाले भी सारे सवालों को लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो ये कहता है, इसमें हमारा पहला सवाल ये है कि आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है, आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे। तो ये सब मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपको इसमें आपको रटना नहीं है, लेकिन इसमें आपको जैसे पिछले जो सवाल पूछे गए उसमें क्या क्या आंसर होते हैं उस बेस्ड पे आपको आंसर आपको बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे क्या ऑप्शन रहेंगे उसके उस हिसाब से आपको आंसर निकालना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उससे उच्चतर अधिकारी किसे शिकायत करते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन ये मतलब सर्वोच्च स्थिति नहीं होगी कि ऐसे आप शिकायत करते रहेंगे अगर उसके भी सीनियर से, तो कहाँ तक शिकायत कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उससे शिकायत करेंगे तो उससे भी तो उनके अच्छे संबंध हो सकते हैं, या मतलब बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आपका ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। अगला है कि निजी तौर पर एकांत में उससे बात करके, ये भी सही नहीं होगा। वो निजी तौर पर आपसे बात ही करना चाहे तो फिर आपको पसंद ही करने लगेगा ना, वो आपको पसंद नहीं करता क्यों बात करेगा। अगला है कि उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देना, और अगला है कि नौकरी से त्यागपत्र देना। आप सबको पता है कि रिजाइन करना कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपका कार्य प्रभावित कर रहा है, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि वो आपको कार्य करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप उसकी अनदेखी करेंगे और अपने कार्य में एक्सीलेंस हासिल करेंगे और अच्छे से करते जाएंगे, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। मेनली अगर आपने एथिक्स वगैरह पढ़ी है ना, तो वहाँ से भी जो फोर्थ पेपर आपके सिविल सर्विसेज में है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में, उस टाइप के सवालों से भी यह हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने काम पे फोकस करना है और ईमानदारी से अपना कार्य करना है, वो चीज़ जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका अधीनस्थ यानी कि आपका जो जूनियर है वो आपसे छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि अब आपको क्या चाहिए कि उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी किसी पोस्ट पे हैं, उससे सीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद डिसीजन लेंगे। यहाँ पे आपको डिसीजन से भागना नहीं है किसी भी आंसर में, और आपका जो पहला ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग से आपको भगा रहा है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। अगला है कि छुट्टी मंजूर कर दे, नहीं, बिना सारी यही बात तो ऊपर लिखी गई कि उसकी छुट्टी मंजूर करने से आपका कार्यालय का कार्य प्रभावित होगा, तो आप छुट्टी मंजूर नहीं कर सकते। अगला है कि दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें, नहीं, बिल्कुल छुट्टी को मना भी आप नहीं कर सकते और ना ही मंजूर कर सकते। अगला है कि आप उससे मिलें, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और इसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें, ठीक है। और फिर भी नहीं मानता तो देखा जाएगा, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन में आप खुद ही अगर चारों ऑप्शन को पढ़ें तो आपको लगेगा कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए आपका डी नंबर भी सही है, ठीक है। यही चीज़ आपकी व्याख्या में भी लिखी गई। डिसीजन मेकिंग सवालों में क्योंकि आपको रटने वाली चीज़ें मोस्टली नहीं होती, तो आपको व्याख्या वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अगला जो मैं आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है कि निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका 3 स्टेटमेंट है कि यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, बिल्कुल सही बात है। डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं एक कार्यवाही को ही निर्धारित करता है, ठीक है। अगला है कि इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना, बिल्कुल। डिसीजन क्या होता है, किन्हीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चुनना, यही आपका डिसीजन है, ये भी सही होगा। अगला है यह नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं। डिसीजन लेना और नीति का निर्माण करना दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है, लेकिन वो पर्यायवाची भी नहीं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा और 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, अब आपका है कि आप क्या करेंगे।
आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे? नहीं, इस टाइप के वेग स्टेटमेंट वाले आंसर कभी सही नहीं होते। अगला है कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे। नहीं, ऐसा मतलब देखते हैं अगला ऑप्शन देखते। अगला कि चिल्लाने का कारण जानकर उस मामले को शांत करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा कूल टाइप का आंसर लग रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी उसे शांत रहने के लिए कंडक्टर से क्यों कहेंगे? आप मामला जानेंगे ना, कहीं ना कहीं यहाँ आप डिसीजन मेकिंग बॉडी हैं, तो आप दूसरों पे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपने डिसीजन से भागना नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे बल्कि खुद उसका कारण जानेंगे। अगला है कि उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे। नहीं, क्रोध करके शांत करेंगे तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रहेगा? तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए है कि तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे। ऑप्शन बी है कि वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन सी क्या कहता है कि पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे। और ऑप्शन डी है कि घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। तो इसमें आप सबको पता है कि ये इस बार मतलब मुझे लग रहा है एथिक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, जो एथिकल डिलेमा वाली बात होती है। ठीक है, तो क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है बच्चे का, तो आपके लिए जो पहला कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उस बच्चे की जान बचाना, उसके साथ जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको ठीक करना। तो ये सारे काम पुलिस को बताना, उसके माता पिता को बचाना, किसने एक्सीडेंट किया उसको पकड़ना, ये सारे काम आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसकी जान चली गई या उसके साथ कोई हादसा होगा तो वो आप सुधार नहीं सकते। इसलिए आप पहला काम वो करेंगे कि उसकी जान बचाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आप बच्चे को तत्काल चिकित्सकीय सहायता के लिए अस्पताल ले जाएंगे। ठीक है, यही चीज इसके व्याख्या में लिखी गई, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्णय से संबंधित समस्याएं क्या हैं? यानी कि जो आपके डिसीजन मेकिंग संबंधित समस्याएं हैं वो क्या हैं? वो भय है? नहीं। उम्मीदों से भय है? नहीं। भय एवं झूठी आशा है? बिल्कुल। फियर एंड फॉल्स होप्स जो है वो, ये जो चीजें हैं यही आपके डिसीजन को सर्वाधिक मतलब निगेटिव रूप से प्रभावित करती हैं, यानी कि यही समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण, उनके विचार हेतु रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले देख लेते हैं कि क्यों सही नहीं होंगे। निर्णय को स्वीकार कर लेंगे? नहीं, ये तो मतलब वेग वाले जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट होते हैं वो सही नहीं होते हैं। ठीक है, निर्णय को अस्वीकार कर देंगे, स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगला है कि उच्च स्तर में अपना विरोध प्रकट करेंगे, ये भी वेग स्टेटमेंट है ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब इसमें जो आपका दुनिया में जो भी विचार हैं उनको लेकर जो ग्रे एरिया होता है वो वाले मैक्सिमम आंसर सही होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाले सही नहीं होते हैं। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखेगा। अब हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि हमारे टोटल 19 क्वेश्चन थे जो कि 2016 के पेपर में आए थे, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम 2015 वाला पेपर देखेंगे। ऐसे करते हैं पिछले 10 से 12 वर्षों के सारे पेपर देख लेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।